हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इतिहास का है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखिए, कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। तो नेपोलियन शासक, भारतीय शासक जिसे नेपोलियन कहा गया, वो समुद्रगुप्त थे, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली क्या था, मगध था। और मगध महाजनपद में सबसे पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार जो है उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बिंबिसार का जो वंश था, यानी कि हर्यक वंश था, इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किस अभिलेख में अशोक कलिंग विजय का उल्लेख करता है। तो अशोक का जो कलिंग विजय है वो कौन से अभिलेख में है, तो 13वें अभिलेख में है। ऑप्शन नंबर डी 13वां अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, कनिष्क का राज्यारोहण जो है उसकी तिथि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बम महामात्रो को किसने नियुक्त किया था। तो बम महामात्रो, ये बम नहीं होगा, ये धम्म होगा। इट्स बाय मिस्टेक बम लिखा गया है, ये धम्म होगा, इसे धम्म आप कर लीजिएगा। ये धम्म महामात्रो की नियुक्ति, तो धम्म किससे रिलेटेड है, अशोक से। तो धम्म महामात्रो की नियुक्ति किसने की थी, तो अशोक ने की थी, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है अशोक किस वंश का था। तो भाई अशोक तो मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक को आप याद रखिएगा। एक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य को अपने अधिकार में लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरे शासक बनते हैं, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार की बात हो रही है, बिंबिसार की नहीं। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से, या बिंदुसार की बात हो रही है। और उसके बाद अशोका, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता या फिर बिंदुसार का बेटा कह लीजिए। ये 3 महत्वपूर्ण शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 महाजनपद पर, बिंदुसार ने 8 महाजनपद पर और अशोका ने 16 का 16 महाजनपद पर शासन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा समय है भाई जो स्वर्ण काल के नाम से जिसे जानते हैं, ये आपको बताना है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं गुप्त काल को। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा प्रचलन जो थे वो गुप्त काल में ही हुए थे। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। हरिसेन ने कब इसकी रचना की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई कब, व्हेन हरिसेन हैज रोट प्रयाग प्रशस्ति, कब लिखे थे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे देखिए मौर्यकालीन टकसाल का धान कौन होता था। ये प्रधान होगा, ये प्रधान होगा। इट्स अ प्रिंट मिस्टेक। प्रधान कौन था, तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वो कौन था, आपको बताना है। तो लक्षणाध्यक्ष को मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कहा जाता था। ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजतरंगिणी के लेखक के बारे में बार बार सवाल जो है एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको पता होगा कलहन जो थे वो राजतरंगिणी के लेखक थे। कलहन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बहुत ही आसान सा सवाल है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि इन दोनों का संबंध, इंडिका कह लीजिए या अर्थशास्त्र कह लीजिए, दोनों का संबंध जो है वो मौर्य प्रशासन से ही था। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना होती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि जो थे ना, वो बेसिकली उनका मेन प्रोफेशन योग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, योगा जो आज
आप बाबा रामदेव की इतनी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, उसके प्रोडक्ट का नाम पतंजलि क्यों रखा गया? क्योंकि बाबा रामदेव का लिंकअप जो है योगा से है। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वो काल बताना है, जिससे हमको उस साम्राज्य के बारे में बताना है जिसकी जानकारी हमें मिलती है। तो प्राक मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है। प्राक मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है पतंजलि के महाभाष्य से। 14वां क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। और ये किस पे पुस्तक है? ये पुस्तक किस पे है? तो ये राजनीति पे पुस्तक है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स मत सोच लीजिएगा। ये पुस्तक जो रिलेटेड है वो राजनीति से रिलेटेड है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन कहता है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार का जो संबंध है वो हरिक वंश से है। हरिक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि वज्जी के सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। तो गणतंत्र कहा गया है। वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जहाँ लोग मवेशी रहते हैं, जहाँ लोग और मवेशी रहते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, लोग जहाँ जमाव के तौर पर रहे, मवेशी के तौर पर रहे, और जहाँ लोग अपना घर बनाए उसे जनपद कहा गया है। जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनता है। और मौर्य काल में 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सोर्सेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसके विषय में आपको बता देता हूँ। एक भगवती सूत्र और एक अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ की किताब है, अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ की किताब है। इन दोनों से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह के जो सिक्के बने होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे, कौन से धातु के बने होते थे, ये आपको बताना है। तो पंच चिन्ह के सिक्के बी और सी दोनों के बने, चांदी के भी बनते थे और तांबे के भी बनते थे, पर सोने के नहीं बनते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? भाई सीरिया में तो हो गया था, श्रीलंका में भी हो गया था, जापान में होता, ब्रिटेन में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। तो पाटलिपुत्र नगर उदय ने स्थापित किया था। कहाँ पे? 3 नदियां थी, एक गंगा, दूसरा सोन और तीसरा पुनपुन। इसमें से पुनपुन का कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, पर गंगा और सोन नदी आपको मिल जाएगी। तो गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। और उदयन को ही उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। और उदयन ने जिस पाटलिपुत्र की स्थापना की उसका वर्तमान नाम जो है वो पटना है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनी द्वारा लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में भी रखना है। मौर्य प्रशासन की जानकारी इंडिका से ही मिलती है। 22वां क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? भाई अशोक द्वारा धम्म शुरू किया गया था। अशोक का जब कलिंग से लड़ाई होता है ना, तो वहाँ पे भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक सोचते हैं कि भाई इतना रक्तपात होने के बाद, इतना भीषण रक्तपात होने के बाद वो सुख किस काम का जिस सुख में इतनी बलि चढ़ानी पड़ी। तो अशोक का हृदय परिवर्तित होता है, वो धर्म स्वीकार करते हैं और शस्त्र का त्याग कर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ दिया था जो ब्रह्मचर्य था। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बार-बार आपको पता होगा 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा आपको याद रखना है, ओडिशा जिसको कहते हैं, ओडिशा का क्षेत्र ही कलिंग क्षेत्र था। आगे देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करना, ये कार्य किस राजा ने किया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था ना, वो दोनों को आपस में लड़ा देता था और दोनों को कमजोर बना देता था, फिर विजय प्राप्त कर लेता था। तो फूट डालो राज करो की नीति किसकी थी? सबसे पहले अजातशत्रु की थी। 26वां क्वेश्चन कहता है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक जो वैद्य था वो किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश में था। ठीक है, और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपसे ये रहा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो
क्या होगा? इन सभी के संगम पर, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, इन तीनों के संगम पर ही पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है समस्त भारत में ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों को किसने परास्त किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। और गुप्त वंश के ही शासक थे स्कंदगुप्त, आपको ध्यान में रखना है। गुप्त से ही पता चल रहा होगा। 30वां क्वेश्चन कहता है यूरोप का समुद्रगुप्त, अभी कहें कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। आगे देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? प्रथम अभिलेख प्रमाण जो भूमिदान से संबंधित है वो किसका है, ये आपको बताना है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतवाहन काल। सतवाहन काल इसका सही आंसर हो जाएगा, सतवाहन काल का है। 33वां क्वेश्चन कहता है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा के बारे में 510 ईस्वी में जो बताता है पहला साक्ष्य, वो कहाँ मिलता है, क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एरन अभिलेख, जिसे सागर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए 34वां क्वेश्चन कहता है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? महेंद्र उसके बेटा था, संघमित्रा उसकी बेटी थी, यानी कि ये पुत्र था, ये पुत्र था और ये पुत्री थी, ये पुत्र थी। इन दोनों को प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का साध्य प्रयास किया? तो ओनली अभिलेख के आधार पर उन्होंने अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, वो विद्वान कौन थे, ये आपको बताना है। तो देवदत्त रामकृष्ण ने ऐसा प्रयास किया था। आगे देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्तंभ। स्तंभ बहुत ज़्यादा ही मिले थे, तो ऑप्शन नंबर डी स्तंभ इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कहता है गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो आपको तो पता ही होगा कि गुप्त काल में चीनी यात्री जो भारत आया था वो फाहियान था, फाहियान था। और किसके दरबार में आया था फाहियान, आपको पता होगा? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाहियान किसके दरबार में आया था। आपको 2 सवाल के जवाब देना है, वैनसंग किसके दरबार में आया था, फाहियान किसके दरबार में आया? चलिए तीनों का जवाब दीजिए। और इत्सिंग किसके दरबार में आया था, ये तीनों आपको जवाब कमेंट सेक्शन में करना है। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन कहता है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 39वां क्वेश्चन कहता है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलता है आपका जाकर प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और पूरे समुद्रगुप्त के प्रशासन काल के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा गया है। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, नरवल किस शासक के दरबार में रहते थे? 40वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए कालिदास इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अभिलेख की शुरुआत जो है वो किस शासक ने की थी, आपको ये बताना है। तो आपको पता ही होगा अशोक द्वारा अभिलेख लिखा गया। 13वां अभिलेख किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। 13वां अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है, किससे रिलेटेड है आप कमेंट कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एक्स्ट्रा में, वो उनको तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और आप एक बार सर्च कीजिएगा, खोजिएगा, देखिएगा, तो आपका भी नॉलेज बूस्ट होगा, है ना। तो चलिए 43वां क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो कौन सा शासक है भाई जिनको प्रियदर्शी कहा गया है, उनके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 44वां क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज द्वारा भारत को समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे देखिए एलोरा में कैलाश मंदिर
किस राजवंश ने निर्मित किया था? ये मैंने आपको जीके महाकुंभ में बार-बार बताया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, वो किसने बनाया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट इसका सही आंसर है। पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 18, ये आपको पता ही होना चाहिए। आगे देखिए 47वां क्वेश्चन कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48वां क्वेश्चन कहता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है। आगे देखिए मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाखदत्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आसान सा सवाल है। 51वां और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। 4 वेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने आज 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजा किसान नगर से आ सकता था वो कर लिया है। मैक्सिमम चांसेस है कि 90% प्लस क्वेश्चंस इसी सीरीज से आए। सीरीज में क्वेश्चन बहुत ही छांट कर बनाया जाता है और बहुत ही ध्यान रखकर बनाया जाता है। वीडियो को आप ज़रूर विज़िट कीजिए, कमेंट में उन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिए जो आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिए अगर आप जवाब दीजिएगा तो आपका नॉलेज भी बूस्टअप होगा और आपकी तैयारी भी बूस्टअप होगी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है और जवाब ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से चैनल को शेयर करना मत भूलिए। आप जितना शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मेरी तरफ से उतना ही ज़्यादा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।